हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे के क्वेश्चंस। चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन अ नंबर लाइन इज -7। मतलब एक नंबर लाइन है जिसमें जो पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट हमें कितना दिया हुआ है, -7। Find the coordinates of points on the number line which are at a distance of 8 units from point P. So हमें क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। कौन से कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं? जो पॉइंट P से 8 यूनिट डिस्टेंस में है। देखो डिस्टेंस में कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। मतलब जो डिस्टेंस होता है वो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है और राइट साइड में भी हो सकता है। तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। मतलब अगर सेंटर में पॉइंट P है तो उसके लेफ्ट साइड में मतलब 8 यूनिट्स हम इधर लेफ्ट में मूव करेंगे तो कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, और राइट साइड में जब हम मूव करेंगे तब कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा वो हमें फाइंड करना है। सो अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक नंबर लाइन है जहां पे एक पॉइंट P है और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है -7 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है कि इस पॉइंट P से 8 यूनिट डिस्टेंस में कौन से कोऑर्डिनेट आएंगे वो हमें बताना है। तो कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 8 यूनिट, वो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है और राइट साइड में भी हो सकता है। सपोज अगर यहाँ पे 8 यूनिट का डिस्टेंस है, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर 8 है, सो लेफ्ट साइड में भी इसका 8 यूनिट का डिस्टेंस हो सकता है या फिर राइट साइड में भी हो सकता है। सो यहाँ पे ये हमने मेंशन कर दिया कि 8 यूनिट का डिस्टेंस जो है वो राइट साइड में भी हो सकता है। बिकॉज जो डिस्टेंस होता है ना वो कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस। अगर 8 यूनिट का दिया है तो वो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है और राइट साइड में भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट पॉइंट Q बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट P ऑन अ लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे हम लेते हैं पॉइंट Q जो पॉइंट P से 8 यूनिट्स के डिस्टेंस में है लेफ्ट साइड में। उसके आगे हमने क्या लिखा है, एंड पॉइंट R बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट P ऑन राइट साइड। तो राइट साइड में 8 यूनिट के डिस्टेंस में उस पॉइंट को हम ले लेते हैं पॉइंट R। तो पॉइंट R जो है वो पॉइंट P से राइट साइड में है 8 यूनिट के डिस्टेंस में। तो अब हमें यहाँ पे पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या है वो निकालना है और पॉइंट R का कोऑर्डिनेट क्या है वो निकालना है। तो सपोज यहाँ पे Q के कोऑर्डिनेट को हम सपोज करते हैं कि X है और R के कोऑर्डिनेट को हम सपोज करते हैं कि ये Y है। फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट को जो लेफ्ट साइड में 8 यूनिट के डिस्टेंस में है। तो यहाँ पे हमने ये मेंशन कर दिया लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q बी X। तो Q के कोऑर्डिनेट को हमने कंसीडर किया X। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -7 और P का कोऑर्डिनेट हमें पता है कि कितना है, -7। अब हमें ये देखना होगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट बड़ा है, मतलब -7 बिगर है या फिर X बिगर है। हमें पता है कि हम जितना लेफ्ट साइड में जाते हैं तो उतने ही कोऑर्डिनेट्स क्या होते जाते हैं, स्मॉलर होते जाते हैं। इसका मतलब X यहाँ पे स्मॉलर है और -7 बिगर है। सो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है सिंस पॉइंट Q इज टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट P। तो मतलब जो पॉइंट Q है वो P के लेफ्ट साइड है। इसका मतलब यहाँ पे जिसे भी हम कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे वो इससे स्मॉलर ही होगा। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर -7 इज ग्रेटर देन X। नाउ फाइनली अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमें क्या डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस PQ हमें फाइंड आउट करना है। सो वो हम लिख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ PQ इक्वल्स टू बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। सो PQ का डिस्टेंस हमें यहाँ पे दिया हुआ है 8 यूनिट्स। तो यहाँ पे PQ के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 8, और ये -7 -X हम एज इट इज लिखते हैं। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर ये 8 यहाँ पे ही रहेगा, ये -7 है, इसे हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, +7 इक्वल्स टू यहाँ पे ये रहेगा -X। देयरफॉर 8 + 7 कितना हो जाएगा, 15। तो 15 इक्वल्स टू -X, मतलब X नेगेटिव है। सो इसका फाइनल आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर X इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, -15। तो हमें पहला कोऑर्डिनेट मिल गया है -15।
अब हम इसका सेकेंड कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं y। सो अब हम राइट साइड को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे इसे हमने कंसीडर किया था पॉइंट r, और पॉइंट r का कोऑर्डिनेट हमने लिया था y। सो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r बी y, और हमें पता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज -7। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट r पॉइंट p के राइट साइड में, इसका मतलब पॉइंट r का जो कोऑर्डिनेट होगा वो बिगर होगा पॉइंट p के कोऑर्डिनेट से। इसका मतलब जो y है इट इज ग्रेटर देन -7। सो ये हमने लिख लिया, सिंस पॉइंट r इज ऑन राइट साइड ऑफ पॉइंट p, देयरफॉर y इज ग्रेटर देन -7। सो अब हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ पी आर। सो हमें क्या करना है, P से R का डिस्टेंस निकालना है। सो ये क्या हो जाएगा, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। सो यहाँ पे स्मॉलर नंबर है -7 जिसे हम माइनस कर रहे हैं, और बिगर नंबर है y। देयरफॉर हमें पता है कि डिस्टेंस ऑफ पी आर, इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 8। सो ये क्या हो जाएगा 8 इक्वल्स टू y, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7। देयरफॉर 8, ये यहाँ पे प्लस है, इसे हम लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू y। 8 में से 7 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1 इक्वल्स टू y। इसका मतलब y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 1। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट भी हमें मिल गया है 1। अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। सो ये हमने इसका कंक्लूजन लिख लिया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स at a distance of 8 units from point P are -15 and 1। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया हुआ है इफ A डैश B डैश C। इसका मतलब ये क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन में ये तीनों पॉइंट्स हैं। एंड डिस्टेंस ऑफ AC हमें दिया हुआ है 17, डिस्टेंस ऑफ BC की वैल्यू हमें दी हुई है 6.5, देन डिस्टेंस ऑफ AB हमें फाइंड आउट करना है। सो ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया, और सबसे पहले हमने यहाँ पे गिवन वाला पार्ट लिख लिया है कि डिस्टेंस ऑफ AC हमें दिया हुआ है 17 और डिस्टेंस ऑफ BC हमें दिया हुआ है 6.5। तो चलो इसका डायग्राम भी हम ड्रॉ कर लेते हैं गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग। सो ये हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है, जिसमें पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C ये तीनों कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में हमें गिवन है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो AC का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें कितना दिया हुआ है 17। सो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। BC का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 6.5, मतलब ये B और ये C इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 6.5। सो ये हमने लिख दिया, और हमें क्या करना है, AB का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखो अगर ये मल्टीपल चॉइस में आता है तो बहुत सिंपल सा है कि अगर ये वाला पूरा डिस्टेंस कितना है 17 है और इतना डिस्टेंस 6.5 है, तो 17 में 6.5 को हम माइनस करेंगे तो हमें AB की वैल्यू मिल जाएगी। बट यहाँ पे अभी हम इसे स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AC, देखो ये पूरा यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC। ये हमने कहा से लिया, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में मेंशन है कि A डैश B डैश C है। इसका मतलब ये तीनों कोलिनियर है। जब कोलिनियर होते हैं तो ये हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो डिस्टेंस ऑफ AC हमें कितना दिया हुआ है 17, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 17 इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AB, ये हमें फाइंड करना है। सो इसको हमने एज इट इज लिख लिया, प्लस डिस्टेंस ऑफ BC हमें गिवन है 6.5। देयरफॉर इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये है 17, ये प्लस 6.5 को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा -6.5 इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AB। देयरफॉर इसे हम माइनस करेंगे, 17 में से 6.5 को हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 10.5, और ये किसकी वैल्यू है, डिस्टेंस ऑफ AB की। सो अब हमें इसका फाइनल आंसर मिल गया है। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू 10.5, और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इफ P डैश Q डैश R, तो इसका मतलब ये है कि P, Q और R ये तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या है, एक ही लाइन में है। और यहाँ पे हमें डिस्टेंस ऑफ PQ मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 3.4 एंड डिस्टेंस ऑफ QR मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है 5.7। देन डिस्टेंस ऑफ PR मतलब यहां से लेके यहां तक का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हमने ये गिवन वाला पार्ट लिख लिया और यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज को हमने मेंशन कर दिया। देयरफॉर अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ऑफ PR। सो हमें पता है कि डिस्टेंस ऑफ PR मतलब क्या होगा, PQ प्लस QR। और ये हमने कहाँ से लिखा है, ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है दैट P डैश Q डैश R, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो PR हमें फाइंड करना है, तो PR को हमने एज इट इज लिख लिया, इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ PQ हमें दिया हुआ है 3.4 प्लस डिस्टेंस ऑफ QR ये हमें दिया हुआ है 5.7 इक्वल्स टू, अब ये दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा 9.1 और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A ऑन अ नंबर लाइन इज 1, मतलब एक नंबर लाइन में पॉइंट A है उसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 1। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम A, मतलब जो पॉइंट A है उसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 1। तो हमें क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट्स बताना है कि जो पॉइंट A से कितने डिस्टेंस में हो, 7 यूनिट्स में हो। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हमें सॉल्व करना है। मतलब अगर एक नंबर लाइन हम लेंगे तो नंबर लाइन में जो पॉइंट A होगा उसका कोऑर्डिनेट 1 दिया हुआ है, तो 7 यूनिट के डिस्टेंस में कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं वो हमें बताना है। तो एक हम लेंगे लेफ्ट साइड में और दूसरा कोऑर्डिनेट होगा राइट साइड में, क्योंकि डिस्टेंस हमें बताना है और डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने एक नंबर लाइन ले ली है और ये है पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट है 1। अभी हमें क्या करना है, इस तरफ लेफ्ट साइड में 7 यूनिट के डिस्टेंस में इसका कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा और राइट साइड के डिस्टेंस में 7 यूनिट का जब डिस्टेंस होगा तो वहां पे इसके पॉइंट में कौन सा कोऑर्डिनेट होगा वो हमें बताना है। सो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, लेट द पॉइंट B एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट A ऑन लेफ्ट साइड। तो देखो यहाँ से A से इसके लेफ्ट साइड में हमने यहाँ पे ले लिया पॉइंट B, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 7 यूनिट्स। तो B को हम सपोज करते हैं x, कि B का कोऑर्डिनेट क्या है, x है। एंड पॉइंट C एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम पॉइंट A ऑन राइट साइड। तो राइट साइड में यहाँ पे इसे हम ले लेते हैं पॉइंट C, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 7 यूनिट्स। और यहाँ पे पॉइंट C के कोऑर्डिनेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं y से। सो ये हमने लिख लिया कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 7 यूनिट लेफ्ट साइड में और 7 यूनिट यहाँ पे ये राइट साइड में डिस्टेंस है। सबसे पहले ये जो कोऑर्डिनेट x है ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B बी x। तो B के कोऑर्डिनेट को यहाँ पे हमने लिया है x। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A का कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पॉइंट B है वो A के लेफ्ट साइड में है और हमें पता है कि लेफ्ट साइड में होगा तो ये जो नंबर होगा वो स्मॉलर होगा इसके कोऑर्डिनेट से। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 इज ग्रेटर देन x। सिंस पॉइंट B इज टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट A, देयरफॉर हम लिख सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन x। नाउ अभी हम क्या कर रहे हैं, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस निकलेगा तभी हम क्या करेंगे, x कौन सा कोऑर्डिनेट है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल्स टू बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। देखो डिस्टेंस ऑफ AB ये हमें कितना दिया हुआ है 7, तो इसके प्लेस में हम क्या लिखेंगे 7। सो ये हो जाएगा 7 इक्वल्स टू 1 माइनस x।
देयरफॉर देखो ये 7 इधर ही है और ये 1 जो है ये पॉजिटिव है। जब इसे हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -1 इक्वल्स टू इस तरफ जो -x है वो एज इट इज रहेगा। देयरफॉर देखो 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 6 इक्वल्स टू हमें कितना मिल गया -x। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। सो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू -6। अब हम कोऑर्डिनेट y को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C बी y, और ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज 1। हम फिगर में देख सकते हैं कि जो पॉइंट C है वो A के राइट साइड में, इसका मतलब y इज ग्रेटर देन 1। सिंस पॉइंट C is to the right of point A, therefore we can write that y is greater than 1। अब हम इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। therefore distance of A B equals to bigger number minus smaller number। therefore देखो डिस्टेंस ऑफ A भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 7, सो ये क्या हो जाएगा 7 इक्वल्स टू y -1। Therefore इसे हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7, ये -1 है, इधर आके ये हो जाएगा +1 इक्वल्स टू y। Therefore 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 इक्वल्स टू y। नाउ अब हमें क्या है, y की वैल्यू मिल गई है। Therefore y इक्वल्स टू 8, और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। Therefore the coordinates of the points at a distance of 7 units from A are -6 and 8। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंडीशनल फॉर्म। तो हमें इन्हें क्या करना है, कंडीशनल फॉर्म में लिखना है। कंडीशनल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो इफ देन हमने देखा था ना, उसी फॉर्म में लिखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इफ और देन लगाना है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हमें पता है कि जो रोम्बस है वो क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल को इंक्लूड करना होगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट इज अ स्क्वायर। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस देन इट इज अ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसे हम लिख सकते हैं, देखो लीनियर पेयर का मतलब क्या हुआ, पेयर का मतलब हुआ कि हम 2 एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इफ 2 एंगल्स आर इन अ लीनियर पेयर देन दे आर सप्लीमेंट्री। तो वो एक कंडीशन हो जाएगा कि अगर 2 एंगल लीनियर पेयर हैं तो वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। If 2 angles are in a linear pair, then they are supplementary। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, a triangle is a figure formed by 3 segments। मतलब ट्रायंगल ऐसा फिगर है जो फॉर्म होना चाहिए 3 सेगमेंट से, मतलब 3 सेगमेंट्स मिनिमम वहां पे हमें चाहिए। तो इसे हम कंडीशनल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इफ अ फिगर इज अ ट्रायंगल देन इट इज फॉर्म्ड बाय 3 सेगमेंट्स। If a figure is a triangle, then it is formed by 3 segments। Fourth question, a number having only 2 divisors is called a prime number। इसका मतलब ऐसा नंबर जिसके 2 डिवाइजर्स होते हैं वो नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर। हमें प्राइम नंबर के बारे में पता है कि प्राइम नंबर्स या तो वो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है, मतलब सिर्फ 2 डिवाइजर्स होते हैं तो वो नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। सो इसे हम कंडीशनल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, इफ अ नंबर हैज ओनली 2 डिवाइजर्स देन इट इज अ प्राइम नंबर। अगर किसी भी नंबर के सिर्फ 2 डिवाइजर हैं तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। इफ अ नंबर हैज ओनली 2 डिवाइजर्स देन इट इज अ प्राइम नंबर, और ये हो जाएगा इसका आंसर।
अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, राइट द कॉन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें इनका कॉन्वर्स लिखना है। और हमें पता है कि कॉन्वर्स क्या होता है, इट इज जस्ट ऑपोजिट टू द कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स में दिए हुए हैं, हमें उनका कॉन्वर्स फॉर्म लिखना है। कॉन्वर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो फॉर्म है इसे जस्ट उल्टा कर देना है। जैसे यहाँ पे देन लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ, और देन के बाद ये वाला पूरा स्टेटमेंट हमें कॉपी करना है। तो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, इफ द फिगर इज अ ट्राइंगल देन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ इट्स एंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि अगर फिगर ट्राइंगल है तो उसके जितने भी एंगल्स हैं उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो ये हो जाएगा इसका आंसर, इफ द फिगर इज अ ट्राइंगल देन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ इट्स एंगल्स इज 180 डिग्री। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री। मतलब 2 एंगल्स जिनके मेजर्स का सम 90 डिग्री है, देन दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो ये 2 एंगल्स की हम बात कर रहे हैं कि जब उनको ऐड किया तो हमें कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है। और हमें पता है कि 2 एंगल्स को अगर हम ऐड करें और अगर उसका सम 90 डिग्री आता है तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो चलो अब हम इसे इसके कॉन्वर्स फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो 2 एंगल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, इफ 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। मतलब ये 2 एंगल्स को हमने यहाँ पे लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जहां पे हम 2 एंगल्स की बात कर रहे हैं। सो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ 2 लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द 2 लाइन्स आर पैरेलल। सो इसका कॉन्वर्स क्या होगा, इफ द 2 लाइन्स आर पैरेलल देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ 2 लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट। If 2 lines are parallel, then the corresponding angles formed by a transversal of 2 lines are congruent. Question number 4. If the sum of the digits of a number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. तो देखो यहाँ पे then के प्लेस में हम लिखेंगे if. If the number is divisible by 3, then the sum of the digit या फिर the sum of its digit is also divisible by 3. If a number is divisible by 3, then the sum of its digits is also divisible by 3. अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, राइट द एंटीसीडेंट। देखो मैंने आपको बताया था ना कि एंटीसीडेंट मतलब क्या होता है, जैसे ये इफ है, सो ये जो इफ के बाद वाला जितना भी पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट और ब्रैकेट में हम लिखेंगे गिवन पार्ट या फिर सिर्फ गिवन, एंड कॉन्सिक्वेंट पार्ट टू बी प्रूव्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और जो देन के बाद वाला जो स्टेटमेंट होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट, जिसे ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, प्रूफ। इसमें जो आप सेकंड वाला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे हमें इफ और देन के फॉर्म में नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमें इसे कन्वर्ट करना होगा कंडीशनल स्टेटमेंट में। तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट आंसर। एंटीसीडेंट गिवन वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्सिक्वेंट या फिर प्रूव वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, ऑल द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होगा। तो देखो हमें पता है कि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सो ये हमने लिख लिया इसका कंडीशनल स्टेटमेंट। If a quadrilateral is a parallelogram, then its diagonals bisect each other. देखो अब इसका एंटीसीडेंट क्या होगा, देखो यहाँ पे जो इफ के बाद वाला पार्ट है ना,
अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ये हो जाएगा इसका एंटीसीडेंट, और देन के बाद वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा इसका कॉन्सिक्वेंट। सो ये हमने लिख लिया इसका एंटीसीडेंट, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, और ये हो गया इसका कॉन्सिक्वेंट, इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ड्रॉ अ लेबल्ड फिगर शोइंग इंफॉर्मेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट द एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंट। तो हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो ईच स्टेटमेंट में हमें क्या करना है, एक लेबल्ड फिगर ड्रॉ करना है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना उसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें एक लेबल्ड फिगर ड्रॉ करना है, उसका एंटीसीडेंट लिखना है और इसका कॉन्सिक्वेंट लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में इफ एंड देन के फॉर्म में हमें दिया हुआ है। यहाँ पे इजीली हम एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट लिख सकते हैं, बट क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमने इसे कंडीशनल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लिया है। इफ 2 ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स देन दे आर सिमिलर। अब हम क्या करेंगे, इसका एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट लिखेंगे। हमें पता है कि इफ के बाद वाला जो स्टेटमेंट होता है यहां तक का, वो क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है, और देन के बाद वाला जो पार्ट है वो क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट। चलो वो भी लिख लेते हैं। सो ये हमने इसका एंटीसीडेंट या फिर गिवन पार्ट लिख लिया, दैट 2 ट्रायंगल्स आर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, और इसका कॉन्सिक्वेंट तो प्रूव हमने लिख लिया, दे आर सिमिलर। अब हम इसका लेबल्ड फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इसका लेबल्ड फिगर कैसा होगा, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमें क्या करना है, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनाना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब कि उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो हमें 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनाना है जो सिमिलर हैं। सिमिलर मतलब थोड़ा एक जैसे दिखते हैं बट बिल्कुल सेम नहीं होने चाहिए, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे की तरह होंगे तो वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। बट हम यहाँ पे मेंशन किया है कि वो सिमिलर होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। तो हम एक जैसे दिखने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। सो हमने इसका नेक्स्ट स्टेप भी कर लिया, मतलब इसका लेबल्ड फिगर भी ड्रॉ कर लिया। लेबल्ड का मतलब क्या होता है कि हमें लेबलिंग करना है, उसके नाम लिखने हैं। तो देखो ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल का मतलब है कि इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, और सारे साइड्स इक्वल होते हैं तो हम क्या करेंगे, देखो ये 1 1 1 यहाँ पे से छोटे छोटे से कट दिया है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों साइड्स इक्वल है, और यहाँ पे भी ये तीनों साइड्स इक्वल है। सो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यहाँ पे हमने क्या किया है, इसे लेबल्ड भी कर दिया है। सो ये दोनों सिमिलर हैं। सो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, हियर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट देन ईच ऑफ देम इज अ राइट एंगल्स। इसका मतलब ये है कि 2 एंगल्स जो लीनियर पेयर में है, लीनियर पेयर का मतलब है कि एक ही लाइन में है। अगर एक ही लाइन में 2 एंगल्स हैं और वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब सेम है, तो वो दोनों एंगल क्या होंगे, राइट एंगल होंगे। देखो यहाँ पे हमें इफ एंड देन के फॉर्म में कंडीशनल स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट लिख लेते हैं। सो इफ के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा एंटीसीडेंट, और देन के बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा कॉन्सिक्वेंट। सो ये हमने इसका एंटीसीडेंट लिख लिया, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट, और इसका कॉन्सिक्वेंट लिख लिया, ईच ऑफ देम इज अ राइट एंगल। अब हम इसका फिगर बना लेते हैं। देखो फिगर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हमें लीनियर पेयर में मतलब दोनों एंगल एक ही लाइन में होने चाहिए और वो दोनों राइट एंगल होंगे, तो ऐसा फिगर हमें ड्रॉ करना है। सो ये हमने इसका लेबल्ड फिगर ड्रॉ कर लिया है, दैट एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQS। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली सेम, इक्वल है। मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री, और ये दोनों लीनियर पेयर में है। लीनियर पेयर का मतलब है कि एक ही लाइन में ये दोनों एंगल है। सो हमने यहाँ पे लिख लिया है, हियर एंगल्स इन अ लीनियर पेयर एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQS। इसका मतलब ये हुआ कि मेजर ऑफ एंगल
PQR is equals to measure of angle PQS equals to 90 डिग्री। मतलब इसका भी मेजर 90 डिग्री है और इसका भी मेजर 90 डिग्री है, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें इफ देन मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट लिख लेते हैं। सो ये हमने इसका एंटीसीडेंट लिख लिया, द अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, और इसका कॉन्सिक्वेंट हो जाएगा ये देन के बाद वाला पार्ट, दोज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, इफ द अल्टीट्यूड्स ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसके टू साइड्स में अल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। अल्टीट्यूड क्या होता है, ये अगर आपको याद होगा तो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में जो 90 डिग्री का सेगमेंट ड्रॉ किया जाता है ना, उसे हम कहते हैं अल्टीट्यूड। तो अभी मैं ड्रॉ करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि वो दोनों अल्टीट्यूड अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे देन दोज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब है कि वो दोनों साइड्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो ये हमने इसका लेबल्ड फिगर ड्रॉ कर दिया है। तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल ABC सबसे पहले ड्रॉ किया, उसके बाद वर्टेक्स से इसके ऑपोजिट साइड में जो 90 डिग्री का सेगमेंट ड्रॉ किया जाता है ना, इसे ही हम कहते हैं अल्टीट्यूड। AD ये हो गया एक अल्टीट्यूड, और दूसरा वर्टेक्स B से लेके इसके ऑपोजिट साइड मतलब AC इसका ऑपोजिट साइड है, तो यहाँ पे हमने एक 90 डिग्री का सेगमेंट ड्रॉ किया है जो क्या है, E है, तो ये हो जाएगा इसका सेकेंड अल्टीट्यूड। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, हियर AD ये हो गया AD एंड BE आर कॉन्ग्रुएंट अल्टीट्यूड्स, मतलब ये दोनों अल्टीट्यूड्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ड्रॉन ऑन साइड्स BC एंड AC, मतलब ये है BC और AC, ये दोनों साइड में ड्रॉ किए गए हैं ये दोनों अल्टीट्यूड्स। Therefore, साइड BC एंड साइड AC आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब साइड BC और साइड AC ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चों इसके साथ ही हमने प्रॉब्लम सेट 1 के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बच्चों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।